हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 13 नंबर धारा देख ली थी बट्स एक्ट की। आज 14-15 देख लेंगे। 14 नंबर धारा बात करती है कन्फर्मेशन की, यानी कि जब अटैचमेंट हो गया संपत्ति का, जब्त कर ली गई संपत्ति, तो अब उसकी बिक्री वगैरह के लिए जो है कन्फर्मेशन चाहिए प्राधिकारी को ऊपर से। ये हिंदी में देख सकते हैं, संपत्ति की कुर्की और बिक्री की पुष्टि के लिए आवेदन। तो इसमें समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी जो प्राधिकारी है, वो 30 दिवस के भीतर भीतर, या ये दिन जो है 30 से 60 तक बढ़ सकते हैं। तो कम से कम 30 दिन और अधिकतम 60 दिन के भीतर भीतर कोई भी रीज़न रिकॉर्ड करके कि भाई 30 दिन का समय था, 60 दिन क्यों हुए, तो उसकी वजह लिखित में दे करके वो जो है अपने ऊपर जो ये डेजिग्नेटेड कोर्ट है उससे परमिशन लेगा कि भाई ये जो मैंने संपत्ति जब्त की है, अब क्या मैं इसको बेचूं, आप बोले तो नीलामी करें, बोली करें पूरी यहाँ पर लो पब्लिक के सामने, जनता के सामने, जिसको जो खरीदना है खरीदेगा, जो पैसा आएगा उसका हम लोग उपयोग करें। तो इस प्रकार से परमिशन लेने के लिए एक आवेदन बनाएंगे। हिंदी में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी अनंतिम कुर्की के आदेश की तारीख से, यानी जिस तारीख को उसने ये सब जब्त किया था, लिखित में दिया था ना कंपनी को कि मैं तुम्हारा ये सब सामान जब्त कर रहा हूं, तो उस आदेश से 30 दिनों की अवधि के भीतर, जो 60 दिनों तक बढ़ सकती है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यानी जो 60 दिन तक बढ़ेगी उसका कारण इनको लिखना पड़ेगा। इस तरह के विवरण के साथ एक आवेदन दाखिल करेगा। अनंतिम कुर्की को निरपेक्ष बनाने के लिए और सार्वजनिक नीलामी द्वारा, यदि आवश्यक हो निजी बिक्री द्वारा संपत्ति को बेचने की अनुमति के लिए नामित न्यायालय के समक्ष निर्धारित किया गया है। यानी कि नामित न्यायालय डेजिग्नेटेड कोर्ट को पूछेगा कि भाई अब इसको सार्वजनिक रूप से बोली लगानी है, या कोई निजी हमको किसी ने ऑफर दिया है कि ये सब मैं खरीदना चाहता हूँ तो उसको हम बेचें। तो आवश्यकता पड़ने पर निजी रूप से बिक्री होती है, तो इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा बोल रहे हैं, अब दूसरा बोल रहा है कि जब हमने किसी कंपनी की संपत्ति को जब्त करना शुरू किया, अब उसकी कुछ कुछ संपत्तियां किसी और राज्य में है, तो स्वाभाविक है, या किसी और जिले में है, कुल मिला के उसका क्षेत्राधिकार दूसरा है। तो जिस कोर्ट से हमने पहले परमिशन ली थी वो कोर्ट हमारे क्षेत्र की है, अब जहां से संपत्ति कुर्क करनी है वो दूसरे क्षेत्र का है, तो उस क्षेत्र में जो नामित न्यायालय है उससे इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये देख लीजिए, हिंदी में लिखा है, उस मामले में जहां पैसा या संपत्ति किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नामित न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति पर संलग्न की गई है, ऐसी कुर्की की पुष्टि के लिए आवेदन उस न्यायालय में दायर किया जाएगा। यानी जिसका क्षेत्राधिकार है, परमिशन आपको उससे ही लेनी है, अपने जिले से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ का क्षेत्राधिकारी अपने यहाँ का अधिकार देगा कि हाँ तुम कुर्क करो, दूसरे के यहाँ का हमारे न्यायालय नहीं दे सकता आदेश। आगे देख लेते हैं। अब पहले इन लोगों ने आवेदन लगाया कंफर्मेशन का, अब जब इनको कंफर्मेशन मिल जाएगा तो किस प्रकार से कंफर्मेशन देगी नामित न्यायालय, ये देख लेते हैं। जब सबसे पहले नामित न्यायालय को जो प्राधिकारी है जब भेजेगा कि भाई मैंने ये संपत्ति जब्त की है, इसको बेचने का मेरे को आप स्वीकृति दीजिए, तो सबसे पहले क्या करेगा नामित न्यायालय, डिपॉजिट टेकर यानी जो कंपनी वाले हैं उनको नोटिस भेजेगा कि भाई तुम्हारी ये संपत्ति जब्त है, अब इसका क्या करना है बताओ। या कंपनी नहीं, अगर तो कंपनी के अलावा, कभी कंपनी नहीं होती किसी व्यक्ति विशेष की हम लोग संपत्ति जब्त करवा देते हैं। तो इस प्रकार से जिस किसी की भी संपत्ति जब्त है, पहले उनको हम सूचना देंगे कि आपकी जो यहाँ पे संपत्ति जब्त है, अब उनसे डिस्कस किया जाएगा कि आखिर क्या करना है, आप बताइए। और ऐसा नोटिस भेजकर कि आपकी संपत्ति यहाँ पर जब्त है, अब आप हमको जवाब दीजिए, भुगतान कैसे करेंगे, आप करेंगे कि हम करें। तो ये सिर्फ 30 दिन का समय रहेगा कंपनी के पास कि वो जवाब दे कि उसकी संपत्ति का क्या करना है। 30 दिन के भीतर भीतर यदि कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो क्या होगा, आगे देखते हैं। ये दूसरी उपधारा में कह रहे हैं कि डेजिग्नेटेड कोर्ट यानी जो नामित न्यायालय है वो सिर्फ कंपनी को नहीं, कंपनी के अलावा कोई भी व्यक्ति जो उस संपत्ति पर क्लेम करेगा कि ये मेरी संपत्ति है, उस व्यक्ति को भी नोटिस भेजेंगी कि ये संपत्ति आपकी है और आपने इन लोगों से पेमेंट ली थी।
कि आप इनको कुछ समय बाद इतनी मैच्योरिटी देंगे। अब आज आप इनको खुद दे रहे हैं कि हम ये संपत्ति बेचकर इनको दें, और हम ये संपत्ति क्यों नहीं बेचे इसको आप लिखित में पहले हमारे सामने आप साबित करिए। आप देंगे तो कहाँ से देंगे? बेचोगे तो इसी को ना, तो तुम बेचो चाहे हम बेचें, बात तो वही है। तुम मांग रहे हो यानी कुछ फ्रॉड करना चाहते हो, तो इस प्रकार से पूछताछ होगी। तो 30 दिन के भीतर भीतर इनको जवाब देना पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं। अब जब ये लोग कुछ जवाब देंगे, 30 दिन के भीतर भीतर जवाब दिया या नहीं दिया जवाब, दोनों कंडीशन में अब नामित न्यायालय के पास तीन उपचार रहते हैं। या तो जो संपत्ति जब्त हुई है उसको जब्ती रहने दो, अब इनको वापस नहीं करना भाई। 30 दिन के अंदर अंदर अगर जवाब नहीं दिया तो हम तो यही मानेंगे तुम कुछ कहना ही नहीं चाहते हो, या तुमने जवाब दिया लेकिन तुम साबित नहीं कर पाए कि आखिर क्यों हम तुम्हारी संपत्ति को तुमको वापस करें। तो ऐसी स्थिति में ये ऑर्डर आएगा कि भाई ये जो जब्ती की गई है वो सही है एकदम, इसको रहने दो, इसकी अब हम कुर्की करेंगे। दूसरा ऑर्डर दे सकती है कि अगर कंपनी ने कुछ साबित कर दिया कि भाई हमको इतने की जरूरत है या इतना ही हमारे ऊपर भार है लोगों का, इतने में ही सरकार का सारा कर हो जाएगा, बाकी का जो पोर्शन बचा ये हमको लौटा दो, तो ये साबित कर लेती है। तो जो नामित न्यायालय वो उनको कुछ पोर्शन संपत्ति का कुछ हिस्सा इनको दे देगी, कुछ हिस्सा अपने पास रख के नीलामी करके अपनी पेमेंट चालू कर देगी। या तीसरा ऑप्शन दे हो सकता है कि कुछ गलत फहमी हुई हो, कंपनी सही है अपनी जगह पर, तो ये सारी की सारी जो जब्ती हुई है वापस कर देगी उसको। तो तीन आदेश हो सकते हैं, या तो पूरी की पूरी जब्ती सही है या तो पूरी की पूरी जब्ती गलत है। सही है तो अपने पास ही रहेगी संपत्ति यानी कि नामित न्यायालय के पास, गलत है तो वापस कंपनी के पास चली जाएंगी। और तीसरा ऑप्शन है आधी आधी, आधी इधर आधी उधर। अब देखिए, यदि ये फैसला आता है कि पूरी संपत्ति या आधी संपत्ति कुछ भी हम लोग के पास जब्त रहेगी, यानी कि कंपनी ये साबित नहीं कर पाई या वो उसने आंशिक रूप से साबित किया, तो आधी संपत्ति इसको देने के बाद जो आधी संपत्ति प्राधिकारी के पास बची, या अगर ऐसी सिचुएशन में पूरी संपत्ति प्राधिकारी के पास बची, तो आगे नामित न्यायालय यह आदेश देगा कि अब जो संपत्ति हमारे पास जब्त है इसकी कुर्की की व्यवस्था चालू करो, चाहे निजी रूप से कुर्की हो रही है तो निजी रूप से करो, और अगर नहीं हो रही है तो सार्वजनिक रूप से करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑर्डर पास हो जाएगा। अब जो ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि जो नामित न्यायालय है इनको आंशिक रूप से कुछ हिस्सा संपत्ति का अपनी अगर लगता है इसको तो दे सकती है, या पूरे तरीके से सारी की सारी संपत्ति कंपनी को वापस कर सकती है। लेकिन ये कब कर सकती है वापस? जब पहला पॉइंट है कि जब उस व्यक्ति विशेष का उस संपत्ति पर कुछ विशेष अधिकार है तो वो उसको देगी, और दूसरी साथ ही साथ देने से पहले जितना निवेशकों का भुगतान देना है या जो सरकार का कर बकाया है ये सब चीजों का उससे मनी ले लेगी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखेगी। तो सिक्योरिटी जब मिल गई हमको, मान लो 1 करोड़ किसी के ऊपर है कर्जा, 1 करोड़ उस व्यक्ति ने दे दिया, फिर उसके बाद जो ये संपत्ति जब्त की गई थी वो वापस ले लेता है, तो क्या फर्क पड़ता है, 1 करोड़ तो आ गया ना। तो ये दो कंडीशन पर ही उसको वो वापस मिलेगी संपत्ति। अब जैसे ही ये पैसा डेजिग्नेटेड कोड यानी नामित न्यायालय के पास आ गया, क्योंकि वो अगर संपत्ति वापस करेगी तो उसके बदले में वो पैसा लेगी उतना, तो पैसा आ जाए या अगर पैसा नहीं आया, संपत्ति जब्त करके उसको कुर्की करने का ये आदेश जारी हुआ है, तो कुर्की करने के बाद जो फंड इकट्ठा हुआ उस फंड को जितने भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये डिपॉजिटर हैं, जमा करता हैं, उनको पेमेंट करने के लिए ये ऑर्डर पास करेगी कि अब जो है ये पैसा सब है ये बांट दो लोगों में। अब अंत में दिया हुआ है ये सारी प्रोसीडिंग संपत्ति जब्त करके जब पहली पहली एप्लीकेशन प्राधिकारी ने लगाई नामित न्यायालय में कि अब इस संपत्ति का क्या करना है आप बताइए, उस एप्लीकेशन के लगने से 6 माह के भीतर भीतर यानी 180 दिन के भीतर भीतर जो ये ऊपर हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी कि कंपनी से पूछेगी, कंपनी ने कुछ जवाब दिया या नहीं दिया, ये 30 दिन के भीतर भीतर मामला खत्म, क्योंकि 30 दिन तो सेपरेट इन्होंने कंपनी को दे दिए। अब वो 30 दिन काट के अब बचे 5 महीने, 5 महीने के अंदर अंदर उसकी जैसे नीलामी हो रही है संपत्ति की करो और लोगों को भुगतान करो। ये 6 माह के भीतर भीतर ये सारी प्रोसेस हो जानी चाहिए, ऐसा इसमें दिया है। अब देख लीजिए, इसको एक बार हिंदी में अच्छे से देख लेते हैं, उसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। हालांकि हमने तो अपना पूरा प्रयास किया कि आपको सब समझ में आए, फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए आवश्यक है। ये दिया हुआ है मनोनीत न्यायालय
द्वारा कुर्की की पुष्टि। ये डेजिग्नेटेड कोर्ट को कभी निर्दिष्ट न्यायालय बोल देते हैं, कभी नामित न्यायालय बोल देते हैं, कभी मनोनीत न्यायालय बोल देते हैं। बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा हर जगह। तो इसमें बोला हुआ है धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर नामित न्यायालय नोटिस जारी करेगा। ठीक, तो नामित न्यायालय जो है नोटिस जारी करेगा, किसको? जमा लेने वाले को, यानी कंपनी को, या कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति धारा 14 के तहत संलग्न है, जिसकी जब्त की गई ये संपत्ति, उस व्यक्ति को बताया जाएगा। नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कारण बताएं कि क्यों न कुर्की के आदेश को पूर्ण कर दिया जाए और कुर्क की गई संपत्तियों को बेचा जाए। तो उसके कहने का है कि 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी अपनी सफाई दे कि हम क्यों, क्योंकि स्वाभाविक है कंपनी लिख करके ऑब्जेक्शन क्या उठाया जाता है कि मेरी संपत्ति को मत बेचो, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, मेरी संपत्ति को मत बेचो, ऐसा ही बोलेगी ना कंपनी। तो ये आदेश जारी होगा कि 30 दिन के भीतर भीतर आप जवाब दें क्यों हम आपकी संपत्ति ना बेचें। इसके बाद मनोनीत न्यायालय उन सभी अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस जारी करेगा जिनका प्रतिनिधित्व संपत्ति में किसी भी हित या शीर्षक के होने या होने की संभावना के रूप में किया गया हो, उसी तिथि को उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों के रूप में उपस्थित होने के लिए यदि वे चाहें तो संपत्ति की कुर्की पर आपत्ति उठा सकते हैं। मान लीजिए जैसे पीएसीएल संपत्ति लेती थी, कभी तेजिंदर पाल चन्नी के नाम पर, कभी सीबी यादव के नाम पर। तो इनके कहने का है कि हम कंपनी जिसका पैसा लगा है संपत्ति पर उसको भी नोटिस भेजेंगे, और ये जिसके नाम पर संपत्ति की है तेजिंदर पाल चन्नी, सीबी यादव, इनको भी नोटिस भेजेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी इस संपत्ति से तालमेल रखते हैं लोग, उन सबको नोटिस भेजा जाएगा। फिर निर्दिष्ट न्यायालय ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के बाद जो निर्धारित की जा सकती है, एक आदेश पारित करेगा। काहे का आदेश पारित करेगा? कि कुर्की के अनंतिम आदेश को निरपेक्ष बनाना, पूरी की पूरी संपत्ति बेचो ऐसा। दूसरा, संपत्ति के एक हिस्से को अटैचमेंट से मुक्त करके इसमें बदलाव करना कि एक हिस्सा कंपनी को वापस कर दिया, एक हिस्सा हमारे पास है। तीसरा क्या कर सकता है? कुर्की के अनंतिम आदेश को रद्द करना और खंड ए या खंड बी के तहत एक आदेश के मामले में सक्षम प्राधिकारी को सार्वजनिक नीलामी द्वारा या यदि आवश्यक हो निजी बिक्री और वसूली द्वारा संलग्न संपत्ति को बेचने का निर्देश देना बिक्री आय। तो इस प्रकार से कि जो ये बेचने वाले थे पूरी संपत्ति, उस आदेश को रद्द करके वापस कर दी पूरी की पूरी संपत्ति कंपनी को। चौथा क्या दे सकते हैं? नामित न्यायालय कुर्की के अनंतिम आदेश को बदलने या रद्द करने में कुर्की से किसी भी संपत्ति को जारी नहीं करेगा जब तक कि यह संतुष्ट ना हो, यानी संपत्ति रिलीज नहीं करेगा कंपनी को। कब तक? जब तक जमाकर्ता या उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति का ऐसी संपत्ति में हित है, जब ये साबित हो जाए कि उसका हित है, और दूसरा, ऐसे जमा लेने वाले के जमाकर्ताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त राशि या संपत्ति बनी रहेगी कि तुम्हारे पास ये है तो ये हमको सिक्योरिटी के तौर पर दो, तुम करते रहो पेमेंट तो हम तुमको वापस दे देंगे, या हमको ही दे दो पैसा, हम ही पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से जैसा भी सेटलमेंट बनता है। फिर मनोनीत न्यायालय ऐसा आदेश पारित करेगा या ऐसे निर्देश जारी करेगा जो बिक्री से जुड़े या वसूल किए गए धन के जमाकर्ताओं के बीच समान वितरण के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार से वो कुर्की की जाएगी, बेची जाएगी संपत्ति, कि जैसे सभी निवेशकों को उनका भुगतान मिल जाए। फिर दिया हुआ है निर्दिष्ट न्यायालय उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर इस धारा के तहत कार्यवाही को पूरा करने का प्रयास करेगा। यानी 180 दिन यानी 6 माह के भीतर भीतर ये सारी प्रोसीडिंग हो जानी चाहिए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में हमने ये पढ़ ली है धारा 14 नंबर धारा, ये 15 नंबर धारा तक हम पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में हम 16 नंबर धारा से पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।